नीट एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। रेप्लिकेशन के बाद आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को आज डिटेल करूंगा और ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ट्रांसक्रिप्शन को सेंट्रल डोग्मा से रिलेट करूंगा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सेंट्रल डोग्मा का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और क्लास 11 में भी मैंने साइकोलॉजी में कई बार सेंट्रल डोग्मा टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली होता क्या है, ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस का एक कलेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस का ये क्या है, कलेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, मैंने फ्लो चार्ट सेंट्रल डोग्मा का बना रखा है। आप देख लो यहाँ पे कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और रेप्लिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देन डीएनए से आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं आप क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे आप, ट्रांसलेशन। और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक साथ वन वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। और सेंट्रल डोग्मा के जो प्रोसेस है उसको 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन टॉपिक रीड करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेंट्रल डोग्मा यूजुअली मतलब ये यूजुअल प्रोसेस है। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में सेंट्रल डोग्मा होता है, बट सर्टेन वायरसेस में अगर देखें, लाइक HIV वायरस, लाइक कोरोना वायरस, या आप बोल सकते हैं RNA कंटेनिंग वायरस, जो भी RNA कंटेनिंग वायरस होंगे उसमें जो है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता है। एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में एक्चुअली स्टार्टिंग होती है कहाँ से, RNA से स्टार्टिंग होती है और RNA से फॉर्म होता है आपका cDNA। ठीक है, cDNA में C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दिस cDNA replicate और जब रेप्लिकेशन होगा तो अगेन क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। देन डीएनए से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, mRNA का फॉर्मेशन होगा। देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप के सेंट्रल डोग्मा को आप बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, RNA से cDNA का कॉपी हुआ, रेप्लिकेशन, और देन DNA cDNA से mRNA बना। तो इस प्रोसेस को एज इट इज, जैसे वहां आपने देखा है वैसे यहाँ पे भी आप क्या है, इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोसेस का नेम हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो सिमिलर है, बट RNA से जो DNA बन रहा है इसका एक अलग नेम है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक नया स्टेप है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। और ये एक्चुअली में कहाँ पे होता है, ये HIV के केस में जो सिलेबस में आपका है वो HIV है। HIV आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कोरोना वायरस में भी यही सेम थिंग है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी RNA कंटेनिंग वायरस है उसमें रिवर्स सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता है। ठीक है, और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में 1 स्टेप मतलब एक्स्ट्रा एक स्टेप है। वो स्टेप क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और रिमेनिंग जो है प्रोसेस जो है वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सेंट्रल डोग्मा ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में होगा और ये जो है सर्टेन वायरसेस में होंगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसमें आपको बताना क्या है स्टार्टिंग में, तो आपको ये बताना है कि जो भी आपका ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी होती है।
कहाँ से कॉपी होगी, डीएनए से कॉपी होगी और आरएनए के फॉर्म में कन्वर्जन होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये ध्यान देना, ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। मैं एक डीएनए लेके और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक डीएनए का फ्रेगमेंट लिया। क्या लिया? ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। इसमें ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इसका अपोजिट यहाँ पे 3 एंड 5 प्राइम है। यहाँ पे आप सीक्वेंसेस लिखिए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, देन टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का ए का टी, सी का जी, ए का टी, देन ए टी जी सी। ठीक है, ये मैंने एक आपको क्या बना के दिखाया, मैंने एक डीएनए का सीक्वेंस मैंने बनाया रखा है। ठीक है, और इस डीएनए के सीक्वेंस से हम क्या बनाने वाले हैं, आरएनए बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे? आरएनए। और आपको पता है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसके लिए टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं। किसको? टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं 3 to 5 स्ट्रैंड को, 3 to 5 स्ट्रैंड को। ठीक है, इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बनाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस होगा आपको ध्यान देना होगा, ये किसका सीक्वेंस होगा? तो ये आरएनए का सीक्वेंस होगा। ठीक है, और आरएनए के सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स 11th में बताया है कि आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होते हैं? यूरेसिल होते हैं। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होंगे? यूरेसिल होंगे। ठीक है, तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ बनाएंगे तो जहाँ पे थायमिन आना चाहिए वहां पे क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। ये ध्यान देना होगा आपको। अब मैं सीक्वेंस को नोट करूंगा। आप देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए हो गया, ए का टी होगा, बट टी आरएनए में नहीं होगा। टी की जगह पे क्या होगा? आरएनए में यू होगा। देन सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। ठीक है, देन सी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, देन टी का कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पे टी आएगा वहां पे आपको करना क्या है? यूरेसिल रखना है। ठीक है, देन आप टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी, देन टी का ए, देन ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी के जगह यू आएगा, देन ए। ठीक है, देन सी जी। ठीक है, ये आपका आरएनए का सीक्वेंस हुआ। ठीक है, आपने जो ऊपर स्टेटमेंट देखा है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए। तो आप देख सकते हो ये क्या है? आपका डीएनए है, डीएनए का फ्रेगमेंट, और मैंने डीएनए का 1 स्ट्रैंड दिया है। वो कौन सा स्ट्रैंड है? आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्या है? ये आरएनए है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन बोलने वाले हैं। ध्यान देना। ठीक है, और जब ये आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें एक चीज और ध्यान देना आपको, वो क्या है? आपको थायमिन की जगह पर यूरेसिल लेना है। आप सेकेंड पॉइंट को देखो, आप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन गवर्न्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये गवर्न होता है किससे? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए में है। उसी चीज को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी एक्सेप्ट द एडेनोसिन नाउ फॉर्म अ बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। जब भी ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी आना चाहिए, बट टी की जगह क्या आ रहा है? यूरेसिल आ रहा है, बिकॉज आप बना क्या रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। ये चीज ध्यान देना होगा। और अगर एडेनिन को पेयरिंग करना है किसी से तो वो पेयरिंग करेगा यूरेसिल से इन आरएनए केस। ठीक है, डीएनए के केस में एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, और आरएनए में अगर पेयरिंग की रिक्वायरमेंट्स है तो हमेशा वो पेयरिंग किससे करेगा?
यूरेसिल से करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये फर्स्ट और सेकंड लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है और यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में भी दो प्लेस है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है और दूसरा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, मैक्सिमम जो आरएनए है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में फॉर्म होते हैं और कुछ जो है आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना, जब आप न्यूक्लियस का डायग्राम आप बनाते हो, ठीक है, तो उसमें ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म है। और आपने देखा होगा कि एक और भी कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है कुछ आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आरएनए की सिंथेसिस होगी। ओवरऑल आप बोलते क्या है कि आरएनए की जो सिंथेसिस प्लेस है, सिंथेसिस प्लेस जो है यूकैरियोट्स में, वो कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। वो कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो ये लाइन आपको लर्न करना होगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म वेयर एज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। वो पॉइंट ये है कि जब आप रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर करते हैं, जब आप रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर करते हैं तो एक मेजर डिफरेंस ये दिखता है आपको कि रेप्लिकेशन में दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो दोनों कॉपी होते हैं। आपने मिसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, आपने और भी बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो रेप्लिकेशन वगैरह, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये सारा टॉपिक आपने पढ़ा है। तो आपने देखा है कि वहां पे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक्ट कर रहे हैं टेम्पलेट की तरह। ठीक है, और वन रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद से 1 to 2 डीएनए के कॉपी फॉर्म हो रहे हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, बट जब आप ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली वन स्ट्रैंड जो है एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ पे मैंने 3 to 5 स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह कंसिडर किया है। ये आपको लर्न करना होगा। 3 to 5 स्ट्रैंड ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए में फॉर्म होगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है और वेयर एज इन रेप्लिकेशन आप जब देखेंगे तो वहां पे जो टेम्पलेट है वो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। एनसीईआरटी की लाइन है और इस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं नीट में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देखो। आप नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप रेप्लिकेशन प्रोसेस बताते हैं या डिस्कस करते हैं तो रेप्लिकेशन पूरे इंटायर डीएनए में होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा इंटायर डीएनए है वो पूरा डीएनए ही क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट किया और कोई पार्ट नहीं किया, ऐसा नहीं होगा रेप्लिकेशन के केस में। ठीक है, रेप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। बट जब आप ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन में कुछ पार्ट ट्रांसक्राइब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसक्राइब नहीं होगा एट ए टाइम। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा कुछ पार्ट्स में होंगे और कुछ पार्ट्स में नहीं होंगे, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ओनली वन स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान देनी होगी, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन परफॉर्म इन टोटल एंटायर डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म इन सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब कि पर्टिकुलर किसी रीजन में ये हो रहा है, पर्टिकुलर किसी रीजन में हो रहा है। ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इनकॉम्पीट इनटू द आरएनए। तो ये मैंने बताया है कि ओनली
एक ही स्ट्रैंड जो है वर्क करेगा टेम्पलेट की तरह, और उसी से क्या बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस बना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन के कुछ पॉइंट्स हो गए। अब एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक नहीं है एक्चुअली, वो है क्या, क्वेश्चन है वो। ठीक है, उस क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में पेज नंबर 107 पे ये मेंशन है। ठीक है, 107 में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पैराग्राफ मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उस पैराग्राफ को क्वेश्चंस के फॉर्म में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन का जो फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है, उसका रिलेशन किससे है, इनहेरिटेंस से इसका रिलेशन। ठीक है, आपको पता होगा जीन का डेफिनेशन। जीन का डेफिनेशन में आप बोलते हैं कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये जो जीन, कोई भी जीन होगा वो क्या करता है, एटलीस्ट वन कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जीन डिटरमाइन अ कैरेक्टर। ठीक है, और एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, क्या करना होगा, आपको एक्सप्रेस करना होगा। और एक्सप्रेस जो है, आप कब बोलते हैं कि एक्सप्रेशन हो रहा है, जब कोई भी डीएनए या जीन जो है वो जब ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो जाता है तो आप बोलते हैं कि जीन एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डीएनए है, या आप डीएनए की जगह जीन अगर मेंशन कर रहे हैं, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जीन या डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए के बाद वो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और आपने देखा कि जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड जब इन्वॉल्व होगा तो सिंगल टाइप का प्रोटीन बनेगा। और आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। अगर आप दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर लेते हैं, दैट मीन्स कि ये भी टेम्पलेट हो जाए और ये भी टेम्पलेट हो जाए, तो हमारे पास जो है डीएनए के बाद जो आरएनए बनेगा, और आरएनए के बाद दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क अगर करते हैं, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट, देन क्या होगा, आप देखो, आपको प्रोटीन्स जो हैं दो मिलेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी वो दो होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स के आपको पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे मिलने वाले हैं, मतलब 2 अलग अलग प्रोटीन मिलेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई आप डीएनए या कोई एक जीन लें और उस जीन से 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बने, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक रॉन्ग जो है सेंट्रल डोग्मा होगा। ठीक है, ये जो मशीनरी होगी सेंट्रल डोग्मा की, इसको रॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि कोई भी एक डीएनए फ्रेगमेंट आर जीन जो है जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगा तो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और ये बात प्रूफ कर भी सकते हैं हम। कैसे प्रूफ करेंगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो जीन है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कैरेक्टर वो आएगा कैसे, उसके प्रोडक्ट से आएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है आर प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल टाइप का प्रोटीन बनेगा और वही राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 टाइप्स के प्रोटीन्स यहाँ पे या मोर देन 1 टाइप्स के प्रोटीन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक लाइन मैं आपके सामने रीड कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में फर्स्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसका स्टेटमेंट एनसीईआरटी में जो मेंशन है मैं एक बार रीड करता हूँ। फर्स्ट, इफ बोथ stands act as a template, that means this and this. ठीक है, they could code for RNA molecule with different sequence, and in turn if they code for protein, the sequence of amino acid in the proteins could be different. ठीक है,
Hence, one segment of DNA could be coding for two different proteins, and this could, ध्यान देना, and this could complicate the genetic information transfer machinery. इस टाइप का 2 टाइप्स के अगर प्रोटीन बन रहे हैं तो ऐसा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मशीनरी होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर आप एक नहीं बहुत सारे जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको राइट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट हम फाइनली क्या करेंगे, हम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को टेम्पलेट की तरह कंसीडर करेंगे और तभी आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिल सकता है और वही जस्टिफाइड होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट आंसर दे दिया। सेकेंड आंसर पे चलते हैं। सेकेंड आंसर ये है कि जब आप ये कंसीडर कर लोगे कि दोनों स्ट्रैंड्स जो है टेम्पलेट की तरह है, दोनों स्ट्रैंड्स अगर टेम्पलेट की तरह आप कंसीडर कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि आरएनए जो है वो 2 बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा आपका सेंस आरएनए बनेगा और दूसरा बनेगा एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, 2 टाइप्स के यहाँ पे आरएनए बनेंगे, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए। सेंस और एंटी सेंस दोनों क्या है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये हाइब्रिडाइज होंगे और क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डीएनए लिया, लाइक ये आपका डीएनए है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपने कंसीडर कर दिया, थोड़े देर के लिए आपने कंसीडर किया कि दोनों क्या है, टेम्पलेट है, और दोनों जब टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो जो आरएनए बनेगा वो सेंस टाइप का भी होगा और एंटी सेंस टाइप का भी होगा। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ठीक है, और ये जो आरएनए है ये जो है आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है तभी क्या होते हैं, राइबोसोम्स आते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं और देन आपका प्रोसेस कौन सा होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको आरएनए जो है वो क्या मिल रहा है, डबल स्टैंडर्ड मिल रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के केस में क्या होगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड अगर आप आरएनए ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो राइबोसोम्स आएगा वो राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच नहीं होगा। ठीक है, वो राइबोसोम यहाँ अटैच नहीं होगा तो आगे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग एक कंडीशन दिखेगा और फाइनली आप ये मानेंगे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कि दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आप टेम्पलेट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कंसीडर करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड ही कंसीडर करेंगे, जो क्या है आपका 3 to 5 स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह ही कंसीडर हो सकता है और उससे आपका राइट आरएनए और राइट प्रोडक्ट फर्दर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया और ये जो पैराग्राफ है 107 पेज पे है। ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरा वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है, इसको आप रिपीट कर लेना तो आपको ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जो दोनों आंसर है आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मतलब कि आंसर हो गया कंप्लीट। और अब स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स में आप डीएनए के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फ्रैगमेंट्स या रीजन होते हैं उनको आप डिस्क्राइब करने वाले हैं आगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स जो है एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होता है ये क्या होता है इसको समझने वाले हैं पहले। ठीक है, जब आप कोई भी डीएनए या जीन की स्टडी करते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे किसी भी डीएनए या जीन की जब स्टडी करते हैं तो उसके 3 रीजन और 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्रोमोटर रीजन, सेकेंड पार्ट स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड पार्ट टर्मिनेटर। ठीक है, या टर्मिनेशन सीक्वेंस या जीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपके 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं प्रोमोटर्स के अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड में। ठीक है, ये मैंने बना रखा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स का डायग्राम। ठीक है, और ये जो पार्ट आपका है ये प्रोमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये है टर्मिनेटर जीन। ठीक है,
जो प्रोमोटर जीन है या प्रोमोटर जो पार्ट आपका दिख रहा है, इसी के अप स्ट्रीम साइड में और डाउन स्ट्रीम साइड में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ध्यान देना, क्या होता है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होंगे और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आप जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन में लैक ऑपरॉन पढ़ेंगे, लैक ऑपरॉन एक एग्जांपल है, वहाँ पे आपको जो है एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा वो होगा ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो वो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। सिंपली यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट इज अ प्रमोटर, सेकंड इज अ स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज अ टर्मिनेटर जीन। ठीक है, और जिसमें प्रोमोटर जीन के बारे में ये बताया मैंने कि प्रोमोटर्स के अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड में कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होंगे जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में अभी जस्ट मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोमोटर, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल जीन, जिसको बी से मैंने रिप्रेजेंट किया है। और थर्ड जो पार्ट है वो है टर्मिनेशन जीन, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये पार्ट है और इसमें मैं पहले डिस्कस करूँगा आपको, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रैंड्स के बारे में। ठीक है, पहले हम स्ट्रैंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैंड्स इसमें क्या क्या हैं। स्ट्रैंड्स, पहली बात तो डीएनए में 2 होते हैं। ठीक है, आप अगर ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करो या ट्रांसलेशन डिस्कस करो तो आपको स्ट्रैंड्स जो मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्शन अगर डिस्कस करते हैं आप, तो फर्स्ट स्ट्रैंड आपको मिलेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ऑलवेज 3 to 5 डायरेक्शन में होता है। ये लर्न करना होगा आपको। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। ये आपको लर्न करना है, फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है आपका, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को टेम्पलेट क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को टेम्पलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा, अभी लेक्चर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो आरएनए पे फॉर्म होता है। और मैंने एक सीक्वेंस बना के आपको बताया था, आप लेक्चर्स को पीछे में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या, क्योंकि क्या दिखेगा आपको कि डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है वो आरएनए पे होगा। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, एक फ्रेम है और जिसको कॉपी कर रहा है और जिसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए में फॉर्म हो रहा है। दैट्स वाई हम इस तरह के अगर हम कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो डीएनए के इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को आप क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। आरएनए जब बनाते हैं तो आरएनए का जो फ्रेम होता है वो क्या होता है आपका, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो भी सीक्वेंस होगा, लाइक अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यू होगा, क्योंकि आरएनए में थाइमिन तो होगा नहीं, आरएनए में यूरेसिल होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा आरएनए में, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा और टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा और हमेशा बताना ये होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होता है वो आरएनए का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आते हैं कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस क्या है आप समझिए, जब भी आरएनए फॉर्म होता है तो आरएनए पे जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर वही सीक्वेंस कहाँ पे होंगे, कोडिंग स्ट्रैंड्स पे होंगे। कोडिंग स्ट्रैंड्स पे और आरएनए का सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओनली डिफरेंस किसका है, डिफरेंस यूरेसिल का है, थाइमिन का है। ठीक है, जब आप डीएनए स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है थाइमिन आपको मिलता है, और जब आप आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के फॉर्म में बना लेंगे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे थाइमिन होना चाहिए था बट वहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं,
आरएनए बना रहे हैं, आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो हमेशा थायमिन की जगह यूरेसिल आप रखेंगे, ठीक है ना, मेंशन करेंगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आरएनए का सीक्वेंस जो है वो सिमिलर है किससे, वो है सिमिलर है कोडिंग स्ट्रैंड से, ठीक है। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को बोलते हैं हम क्या, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है 5 to 3, ये भी लर्न करना है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप आरएनए के सिंथेसिस करेंगे तो आरएनए के सिंथेसिस का डायरेक्शन होगा वो 5 to 3 होगा, 5 to 3 होगा, ठीक है। इवन जब आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो रेप्लिकेशन में भी जो सिंथेसिस का डायरेक्शन था वो 5 to 3 था, ये आपको लर्न करना होगा। आप नोट कर लीजिए कि डीएनए या आरएनए अगर सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, 5 to 3। रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी 5 to 3 होगा, और आप जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, 5 to 3 होगा। जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन में, वो एंजाइम्स जो है 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है वो है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिक्वायर्ड पॉलीमरेज है वो क्या है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो एंजाइम है ये प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होता है, प्रोमोटर ये आपका है, यहाँ पे कहीं पे बाइंड होगा, और जब ये सिंथेसिस करेगा या सिंथेसिस को कैटेलाइज करेगा, ठीक है, किसके सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, आरएनए के सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरएनए के सिंथेसिस अगर आप देख रहे हैं तो उस सिंथेसिस को या उस पॉलीमराइजेशन को ये कैटेलाइज करेगा, कौन कैटेलाइज करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज 5 to 3, ठीक है। कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज 5 to 3, ठीक है। 5 to 3 डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, आरएनए की कैटालिसिस कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये कर रहा है कि जो आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होता है, और उस पॉलीमराइजेशन को जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है, कैटेलाइज, क्योंकि ये क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालिसिस कराते हैं, ठीक है। और कैटालिसिस कराएंगे तो ओनली क्या करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे ये, ठीक है। रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे, ये ओनली क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे, और एंजाइम टॉपिक मैंने 11th में आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मैंने डिस्कस कर लिया डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमोटर का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोमोटर और क्या डिफाइन करता है। प्रोमोटर डिफाइन करता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड्स को, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रोमोटर जो है डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है। एक बार ध्यान दो कि जब आप प्रोमोटर्स या टर्मिनेशन या स्ट्रक्चरल जीन को आप जब डिफाइन करते हैं तो हमेशा आप कोडिंग स्ट्रैंड्स को लेकर डिफाइन करते हैं, या कोडिंग स्ट्रैंड्स के बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड्स का जो डायरेक्शन होता है 5 to 3 होता है, ठीक है। इसमें जो 5 एंड होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रोमोटर होता है, ये ध्यान देना होगा। 5 एंड के तरफ प्रोमोटर मेंशन करेंगे, और जब भी प्रोमोटर आप डिफाइन करते हैं आप कोडिंग स्ट्रैंड्स के बिहाफ पर डिफाइन करेंगे। इवन स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेशन जीन ये भी आप कोडिंग सीक्वेंस के बिहाफ पे डिफाइन करेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 3 एंड पे क्या होते हैं, टर्मिनेशन जीन होते हैं या टर्मिनेशन सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। एक और पॉइंट है कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में आपको डाउन स्ट्रीम मिलेगा, और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, अप स्ट्रीम मिलेगा। क्या मिलेगा, अप स्ट्रीम मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। ये जो साइड होता है ये अप स्ट्रीम साइड होता है, मतलब 5 प्राइम की तरफ आप अप स्ट्रीम मेंशन करेंगे, और 3 प्राइम की तरफ जैसे जाएंगे आप तो वो डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सिंथेसिस का डायरेक्शन जो होता है वो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम होता है।
जब ट्रांसक्रिप्शन आप स्टडी करेंगे, वहाँ आरएनए सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो अप स्ट्रीम से और डाउन स्ट्रीम की तरफ होगा। दैट मीन्स कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के सारे पॉइंट्स हो गए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में आपको ध्यान देना होगा कि प्रोमोटर्स प्लेस पे बाइंड कौन करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा। और बाकी सारे के सारे लाइंस क्या थे, कॉन्सेप्चुअल थे, आपको लर्न करना होगा और सारे लाइंस आपको आगे यूज़ होते हुए दिखेंगे आपको। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन। ठीक है, इस टॉपिक का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, द जीन इज़ डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दैट मीन्स कि जो जीन है वो क्या है, इनहेरिटेंस का एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये लाइन आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स चैप्टर में। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है जीन का, और वहाँ पे पढ़ा है क्या था आपने कि जीन जो है वो इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट है। कोई भी जीन जो है एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा, और वो जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होता है, इनहेरिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ आ जीन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, जीन के थ्रू ही होगा, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। क्या बोला था मेंडल ने, फैक्टर बोला था। और यहाँ पे जब हमको डीएनए की नॉलेज हो गई, हमको जीन की नॉलेज हो गई, तो अब हम क्या बोलने लगे कि जीन क्या है, एक यूनिट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप जीन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब आप जीन को डिफाइन करते हैं तो जीन कहाँ पे आपको मिलेगा, डीएनए पे मिलेगा। आप डीएनए के सीक्वेंस स्टडी करिए, डीएनए के जब सीक्वेंस आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जीन मिलेंगे। लेकिन जब सीक्वेंस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको जीन को डिफाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जीन को डिफाइन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जीन एक्सप्रेशन के बिहाफ पे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के बिहाफ पे ये डिफ़िकल्ट होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। एनसीईआरटी ने इसको कैसे डिफाइन किया एक बार देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो डीएनए के सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए के जो सीक्वेंस है वो कोड करके और क्या बनाते हैं, टीआरएनए और आरआरएनए बनाते हैं। ये ध्यान देना होगा, डीएनए के सीक्वेंस जो है वो कोडिंग करके क्या बनाएंगे, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और फिर उसको क्या बोलेंगे, आप जीन बोलेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि जीन को अगर आप डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। एनसीईआरटी ने इसके लिए 2 क्राइटेरिया यूज किया है और उसके बिहाफ पे जीन को डिफाइन किया है, जिसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है मैं बता दिया आपको। फर्स्ट क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया कि जो भी डीएनए सीक्वेंस आपको दिया जाए, उस डीएनए सीक्वेंस से अगर टीआरएनए या राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, एक जीन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, दैट मीन्स कि प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपका जीन होगा। और इसको क्या बोलेंगे आप, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, सिस्ट्रॉन। आपको अगर कोई डीएनए का फ्रेगमेंट दिया जाए और डीएनए के फ्रेगमेंट से आप उसको एक्सप्रेस करा के उससे अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको सिस्ट्रॉन बोल सकते हैं। उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए सेगमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, सिस्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन का मतलब डीएनए से प्रोटीन बनाना। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं जब आप जीन को डिफाइन करते हैं। मैं उन टर्म्स को आपके सामने बोल रहा हूँ। आप एक और टर्म सुनेंगे आप जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो टर्म होगा रेकॉन। ठीक है, रिकॉन। ठीक है, रिकॉन एक्चुअली क्या है, इसमें ये बताना होता है कि कोई भी डीएनए सेगमेंट अगर रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है या जीन रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है तो ऐसे आप डीएनए सीक्वेंस को या फ्रेगमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, रेकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकॉन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन और रेकॉन दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिमिलरली एक और टर्म है म्यूटॉन। ठीक है, तो म्यूटान क्या होते हैं, जब भी किसी डीएनए सीक्वेंस में आप म्यूटेशन अगर ऑब्जर्व करने को मिलेगा आपको, जब भी आप म्यूटेशन ऑब्जर्व कर लेंगे किसी डीएनए फ्रेगमेंट में या जीन में, तो वो जो जीन होगा उसको क्या बोलेंगे आप, म्यूटॉन बोलेंगे। क्या उसको बोलेंगे, म्यूटॉन। म्यूटेशन अगर है तो म्यूटॉन, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रेकॉन, और अगर उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सिस्ट्रॉन का मतलब कि उस डीएनए सीक्वेंस से
उस डीएनए सीक्वेंस से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एक पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रोटीन मिलेगा, तो उसको आप क्या बोल देंगे, आप सिस्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है, अब आपको सिस्ट्रॉन में थोड़ा और एनालिसिस करना है। सिस्ट्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में स्टडी करेंगे तो सिस्ट्रॉन के 2 टाइप्स मिलेंगे। अगर आप यूकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन की स्टडी करते हैं तो आप बोलेंगे कि मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी डीएनए सीक्वेंस एज ए जीन यूज़ हो रहा है उससे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। उससे क्या होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो भी आपको जीन दिया गया है, अगर उस जीन के ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होने के बाद से एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन अगर होता हुआ दिख रहा है तो वो क्या है, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक है। वो क्या है, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक। और जब मोर देन 1 मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन तो आप क्या बोलेंगे, उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, ये कहाँ पे होंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में होंगे। इसको लर्न करना है, ये नीट का क्वेश्चन है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहाँ होंगे, प्रोकैरियोट्स में होंगे। ठीक है, ये भी लर्न करना है, नीट का क्वेश्चन है। और ये इजीली लर्न भी हो सकता है क्योंकि पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक और पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये इजीली आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स को देखते हैं, जैसे कि आज ही मैंने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स में फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रोमोटर, सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, आपका क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा आपका टर्मिनेशन जीन। ठीक है, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के पार्ट्स हैं। और इसमें आप जब स्ट्रक्चरल जीन को फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ जीन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इंटरैप्टेड सीक्वेंसेस मिलेंगे। आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या मिलेंगे, आपको इंटरैप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कोडिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे आपको, ये इंटरैप्टेड होंगे। ठीक है, मतलब कि वो जो सीक्वेंस होगा वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स के जो नॉर्मल बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, उसको वो डिस्टर्ब करेंगे या उसकी कंटिन्यूटी को वो मेंटेन नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं आप, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ये इंटरप्शन क्रिएट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, तो इनको क्या बोलेंगे, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, जो ट्रांसक्राइब होने के बाद से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है, और आरएनए जो बनेगा, ठीक है, विथ दिस सीक्वेंस क्या बोलेंगे, ऐसे आरएनए को इमेच्योर आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, इमेच्योर आरएनए बोलेंगे। जब भी इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस आपको बीच बीच में दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इमेच्योर आरएनए। ठीक है, क्योंकि मैच्योर आरएनए में सारे के सारे सीक्वेंसेस जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो एक्सप्रेसिव होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं और यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्टेड सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमआरएनए के केस में एंट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, एंट्रॉन्स है। ये क्या है, एंट्रॉन्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, एंट्रॉन है। ठीक है, और ये बीच बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, आपका एक्सॉन्स है। ये क्या है, एक्सॉन्स है। ये दीज आर द एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सॉन्स हो गया। ठीक है, ये आप एंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होंगे। ठीक है, इससे प्रोटीन बनने का चांस नहीं है। बट एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा। ये ध्यान देना होगा आपको। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की स्टडी करेंगे या यूकैरियोट्स में जब आप डीएनए की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको बीच बीच में क्या मिलेंगे, इंटरप्टेड सीक्वेंस मिलेंगे। ठीक है, ये इंटरप्टेड सीक्वेंस जो है जब ट्रांसक्राइब हो जाते हैं विथ द यूजफुल सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ट्रांसक्राइब होने के बाद जो आरएनए बनेगा वो बनेगा इमेच्योर आरएनए, और इमेच्योर आरएनए में भी ये सीक्वेंसेस आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आएंगे और वहाँ पे इंटरप्शन क्रिएट करेंगे। इंटरप्शंस को रिमूव कैसे करते हैं, जब इमेच्योर आरएनए मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है तो वो इंटरप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरप्शंस जो
इमेच्योर आरएनए में है वो क्या है, इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स ही वो अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं या इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं जिनको हमको आगे यूज़ नहीं करना है, तो उनको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने को आप क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ एंड्रॉन्स। ठीक है, ध्यान देना होगा, रिमूवल ऑफ एंड्रॉन्स को आप क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग। और जब स्प्लाइसिंग हो जाता है तो इमेच्योर आरएनए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर आरएनए में। और साथ ही साथ दो और प्रोसेस है जिसके थ्रू मैच्योर आरएनए फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, कैपिंग और टेलिंग का डिटेल मैं आगे करूँगा। ठीक है ना, तो ये आपका मैंने बता दिया कि कैसे इमेच्योर से मैच्योर आरएनए बन रहा है और इसमें कैसे इंटरप्टेड सीक्वेंस का रोल है, ये समझा दिया मैंने। इंटरप्टेड सीक्वेंस का कैसे रिमूव कर रहे हैं ये भी मैंने बताया आपको। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो इमेच्योर आरएनए से मैच्योर आरएनए फॉर्म हो रहा है उसको आप बोल सकते हैं प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ अनवांटेड सीक्वेंस को रिमूव कर दिया। दैट मीन्स कि आपने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन में एक लास्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन ये है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है वो अफेक्टेड होते हैं प्रोमोटर्स एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से। ठीक है, ये ध्यान देना होगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, और रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस होते हैं समटाइम्स उनको हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। एक और पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, वो पॉइंट ये है कि जो आपके ये जीन्स हैं प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स, ये प्रोटीन्स और आरएनए के सिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है।